जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम नीति कोचिंग सेंटर राघव नगर देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथियों? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही बेहतर और बेहतरीन होंगे। मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन जो होता है परिवर्तनशील होता है और उसी परिवर्तनशील के प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूँ और मैं आपको आशा नहीं विश्वास दिलाता हूँ साथियों कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस में अथकथ प्रयास और अथकथ परिश्रम के उपरांत मैंने आप लोगों के साथ कोई छल कपट न करते हुए बेहतर तरीके से कंटेंट देने का कार्य किया और एक से एक बड़े योद्धा अध्यापक लगे थे। सभी लोग अपना मेहनत कर रहे थे, जिसमें कि मैं भी शामिल था। और आप नहीं मानेंगे, जिन लोगों ने हमारा कंटेंट पढ़ा होगा, जिनको भी मैंने पढ़ाया है, 30 से 32 प्रश्न हूबहू मेरे नोट से लड़ा हुआ है। हालांकि मुझे ये शर्म आ रही है ये बात कहते हुए, वो आप लोग एनालिसिस करते रहिएगा, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के अंतर्गत ही सामान्य हिंदी का परिचय। मेरे साथियों, मैं आशा और विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि यदि आप पूरा अंत तक वीडियो में बने रहे तो आपको कुछ ऐसी चीजें मैं आज सिखा करके जाऊंगा जो आप सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं या फिर उत्साहित रहते हैं। और सदैव जीवन में कहीं भी आप रहिएगा, इसी आशा और उम्मीद के साथ अपने जीवन को एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा कि कुछ अच्छी चीजें, नई चीजें, कुछ जानकारी प्राप्त चीजें आप लोग सीखते रहें और सदा अच्छाई के मार्ग पर साथ ही साथ चलते रहें। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कंपटीशन में। बाबू, जो हिंदी पूछी जाती है वो सामान्य हिंदी पूछी जाती है। कौन सी हिंदी? केवल हिंदी नहीं पूछी जाती है, सामान्य हिंदी पूछी जाती है। यानी कि आपके आसपास, आपके जिले, कस्बे, मंडल, राज्य स्तर की जो भी हिंदी होती है, क्लास 5, 6, 7, 8, यहाँ तक कि 10th और 12th तक की हिंदी को जो है कंपटीशन में पूछा जाता है और नोटिफिकेशन आता है तो उसमें दिया रहता है सामान्य हिंदी, केवल हिंदी नहीं होता। आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि हिंदी को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, क्योंकि हिंदी जो है सुख, दुख, रस, छंद, अलंकार की भाषा है। आप जो जीवन जीते हैं वही हिंदी है। हिंदी क्या है? किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़िए ना तो आप अपने डेली लाइफ से रिलेट करिए। कोई भी सब्जेक्ट मेरे भाई जिसमें आप चाहते हैं कि हम अच्छा कर ले, अच्छे हो जाएं, तो सबसे पहले उसको आसान समझना होगा आपको, क्योंकि जब आप आसान समझेंगे ना तभी वो चीजें आपके लिए आसान हो पाएंगी। कहते हैं ना कि सपने देखिए, पूरे होंगे नहीं होंगे ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन सपने जब देखेंगे तभी तो पूरे होंगे। आप सोइएगा नहीं तो कैसे सो जाएंगे? उसके लिए तो सोना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत बाबू हिंदी 3 तरीके से लिखा जाता है। पहला तरीका ये मैंने लिख दिया है, यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट। दूसरे हिसाब से अगर लिखा जाएगा हिंदी को तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। आप देखते होंगे हिंदी को ऐसे भी लोग लिख देते हैं। हिंदी को मेरे भाई ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। ये हलंत दिया हुआ है, ठीक। अब बताइए, हिंदी, ये भी हिंदी है, ये भी हिंदी है, लेकिन इस वाले हिंदी को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। मैं तो भाई साहब इस बीच वाले हिंदी को ही क्लास में भी लिखा करता हूं और आपको यही कह भी रहा हूं, ठीक है। और देखिए मेरे साथियों, ये जो है कि दुर्भाग्य ही है कि हिंदी जो है, हिंदी तो है लेकिन जो हिंदी का शब्द है ना भाई, ये जो शब्द है हिंदी का, ये जो शब्द है ये हिंदी का नहीं है। ये शब्द है मेरे भाई फारसी भाषा का। किस भाषा का? फारसी भाषा का। फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। यानी कि ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है
कि जो हिंदी है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये है आपका कहाँ का, फारसी भाषा का। अब बात करते हैं मैं भाई कि हिंदी की आखिर उत्पत्ति हुई कैसे। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि जो हिंदी है बहुत पुरानी भाषा है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारी भाषाएं आ चुकी हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगा साथी, कि जो भाषा होती है ना, किसी की भी जो भाषा शैली होती है ना, वो कठिन से किधर जाती है, कठिन से आसान की तरफ जाती है। कठिन से किधर जाती है, आसान। कठिन से किधर, आसान। यानी कि किसी भी भाषा का जो रूप होता है, जो उसका समायोजन होता है, वो कठिनता से सरलता की ओर होता है। अभी उस टॉपिक पे हम आने ही वाले हैं। पहले हम लोग बात करेंगे इस फारसी भाषा का ये शब्द है। और हिंदी जो है, हिंदी की शुरुआत जो है आर्यों के द्वारा, ऐसा माना जाता है कि जो मध्य एशिया से आए थे लोग, उन्होंने जो है कि हिंदी को क्या किया, जागृत करने का कार्य किया। तो देखिएगा, इसको थोड़ा सा मिटाते भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, इतना चीज आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो हिंदी है, कह सकते हैं कि जो आर्य थे, मध्य एशिया से आए थे, उन्होंने इसको बोलना क्या किया, स्टार्ट किया। और उन लोगों में बहुत सारी क्या थी, दिक्कतें थी। देखिए हिंदी ना, सिंधी भाषा जो हिंदी है ना, इसको शुरुआत में सिंधी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, सिंधी के नाम से। अभी प्रूफ करके दिखाते हैं, देखिएगा। जो आर्य लोग थे ना भाई, वो ह को क्या पढ़ते थे, स पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, स पढ़ते थे। ये आधा नौ तो इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक। उसके बाद से द को वो लोग क्या, द को ध पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, ध पढ़ते थे। इधर देखिएगा, अब यही मात्रा छोटी है कि मैं इस पे दूंगा, और यही बड़ी की मात्रा मैं इस पे दूंगा। अब इसको पूरा देखिए, ये क्या बन गया, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या हम, ये बोलिए सिंधी हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि हिंदी को किस नाम से जाना जाता था, सिंधी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और देखिए जो हिंदी है, कह सकते हैं कि जो हिंदी हम लोग पढ़ते हैं, ये आर्यों के द्वारा दी गई है। और ये सबसे पहले वहां पर विकसित हुई, जो सिंधु है ना, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के आसपास में आर्य लोग पहले आए, और वहीं पर उन्होंने अपना क्या क्या किया, आश्रय बनाने का कार्य किया। आप जानते होंगे साथियों कि कोई भी ऐसा राज्य भारत का या फिर ऐसा बड़ा शहर मैं आपको बता दूंगा जहां पर नदियां और समुद्र हैं, वहीं पर नल कारखानों और विकास का, वहीं पर ज्यादातर कह सकते हैं कि विकास हुआ है। जैसे कि मान लीजिए लखनऊ है, या फिर आपका गोरखपुरी हो गया, या फिर मुंबई हो गया, या फिर कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया। आखिर हमारे उत्तर प्रदेश में जो है कि ऐसी सुविधाएं नदियों का, या फिर बिहार में भी इस तरह का बंदरगाह या फिर व्यापार करने के जो रास्ते थे बहुत कम थे। इसलिए इन दो राज्यों में, या फिर दो चार राज्य और भी हैं, वहां पे कम जो है कि कल कारखाने लगे, लेकिन लोग वहीं पर रहते हैं जहां पर उनको ज्यादा सुविधा मिलती है। तो ज्यादा सुविधा कहां पर थी उस समय, अरे भाई मान लीजिए किसी को सिंचाई करना है, किसी को पानी पीना है, किसी को कपड़ा धोना है, किसी को अपने जीव जंतुओं को नहलाना है, तो पहले नदियों के पानी से न करेगा, पहले नलका थोड़ी न था। तो ऐसे कार्य जो है कि वही सिंधु जो नदी है, जहां आज भी जो है कि भारत पाकिस्तान का विवाद चलता है 20% और 80% वाला, तो उसी में सिंधु नदी की बात कर रहा हूं। वहीं पर आर्य लोग अपना क्या किए, डेरा डाले, और वहीं से जो है कि इसी हिंदी को सिंधी के रूप में वो बोला करते थे। धीरे 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 इसका रूप बदला, और ये किस रूप में जाने लगा, हिंदी के रूप में। आइए बात करते हैं भाई साहब कि इसके पहले हिंदी आखिर कब आई, इसके पहले कौन सी भाषाएं बोली जाती थी भारत में, वो चीज हम लोग देखेंगे।
हिंदी तो आपका आया लगभग 900 से 1000 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं, इस समय हिंदी आया। उसके पहले जो भाषा आई थी वो कौन सी भाषा थी भाई साहब? आप लोग सुने होंगे, देवों की भाषा, सभी भाषाओं की जननी आर्य भाषा, यानी कि जगत जननी संस्कृत। यानी कि कह सकते हैं कि जो संस्कृत है सभी भाषाओं की क्या है? जननी है। कह सकते हैं कि सभी भाषाओं की क्या है? ये माता है। ठीक, इसको देव भाषा के भी नाम से जाना जाता है, देव भाषा के नाम से जाना जाता है। इसको आर्य भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्य भाषा भी बोलते हैं। इसको हिंदी की आदि जननी भी बोलते हैं, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति भी तो कहीं ना कहीं संस्कृत से ही हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले संस्कृत आया और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के जो संस्कृत थी, इस संस्कृत को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक था वैदिक और एक था लौकिक। और ये चीजें लगभग चली 1000 मतलब ईस्वी तक चला, लेकिन ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि कह सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक मेरे भाई ये जो था संस्कृत के दो रूप बने। एक रूप था आपका वैदिक संस्कृत, ठीक, और एक था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक और लौकिक ये लगभग 1000 ईस्वी तक बोला गया। 1500 ईसा पूर्व से लगभग 500 ईसा पूर्व तक किस भाषाओं का प्रचलन था? संस्कृत के अंतर्गत वैदिक और लौकिक। जैसे हमारे ग्रंथ जो थे, जैसे पुराण हो गया, उसके बाद से जैसे कि वेद हो गया, ठीक है, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, बड़े बड़े जो ग्रंथ थे वो वैदिक और लौकिक के अंतर्गत ही लिखे गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर बात समझ में आ रही होगी तो आपके जस्ट बगल में लाइक का बटन दिया होगा, उसको जरूर प्रेस करिएगा। चैनल पर मेरे भाई नए होंगे तो यहाँ पर जो भी चीजें हम लोग चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, उसका एक रिवार्ड दीजिएगा। सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिएगा। आइए टॉपिक पे चलते हैं। तो ये चीजें थी संस्कृत के जस्ट बाद। संस्कृत के जस्ट बाद इसको हम मिटाएंगे क्योंकि यहां पर हमको लिखना है पाली। संस्कृत के जस्ट बाद बाबू आया क्या? पाली। और इसका जो काल था बाबू, वो लगभग काल था 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से लगभग 1 ईस्वी तक आ गए हम लोग। और ये चल क्या रहा है? 2024, ठीक है ना। यानी कि जब संस्कृत आया था तो लगभग 3700 से 4000 वर्ष पुरानी जो हमारी ये संस्कृत की भाषा थी, और वहां से बदलते 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 हिंदी से आधुनिक हिंदी के अंतर्गत हम लोग आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग तत्सम पढ़ते हैं, तद्भव पढ़ते हैं, देशज पढ़ते हैं, विदेशज पढ़ते हैं। वो सारी चीजें हिंदी में कंपटीशन में पढ़ाई जाती हैं और पूछी जाती हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाबू पाली आया ना, तो ये संस्कृत तो था, ठीक है, लेकिन अब जो है भाषा क्या हो रहा है? कठिन से सरल होता जा रहा है। वही समय आए भगवान बुद्ध, और बहुत ही बलशाली व्यक्ति थे, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। बलशाली कहने का तात्पर्य है कि उनके आज हम लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, सोशल मीडिया के अंतर्गत सारी चीजें, यहां तक कि हम अपने देवरिया तक लोगों तक अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाते हैं। आप सोचिए, आज के 2500 वर्ष पहले, 2600 वर्ष लगभग पहले आए थे महात्मा बुद्ध जी, और दीवाना बना के गए किसको? भारत को तो छोड़िए, पूरे वर्ल्ड को दीवाना बना के गए। आज भी चीन में, नेपाल में, म्यांमार में, मंगोलिया में, मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। तो वही भाषा थी पाली, और इतना विकास किए ना ये। भारतेंदु हरिचंद कहे हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल
अभिन्न निज भाषा ज्ञान के, इंसान रत मूड के मूड। यानी कि अपनी भाषाओं का विकास ही सभी भाषाओं के विकास की जड़ है। इसलिए सदैव हमें अपनी भाषाओं के विकास के लिए तत्पर रहना चाहिए। आएंगे अभी संविधान के भाग 17 पर भी, जो 343 से लेकर के 351 तक के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो ये पाली जब आया तो पाली को देश की भाषा कह दिया गया, यानी कि इसको वो लोग बहुत लाइक किए। क्यों? क्योंकि बुद्ध भगवान ने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया, लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किया, समझाने का कार्य किया। तो इसको कह सकते हैं कि ये बौद्ध साहित्य की भाषा भी थी। पूछ देता है कि बौद्ध साहित्य की भाषा क्या है, तो पाली। देश की भाषा कौन सी बनी? संस्कृत के, देखिए संस्कृत के तुरंत बाद की भाषा कौन सी है, तो पाली। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बात न कह के उपरांत दे देगा और आप रहेंगे कंफ्यूजन में। हम लोग जैसे मास्टर से पढ़े नहीं रहेंगे तो आपको होगी समस्या, प्राकृतिक भी मारेंगे, नहीं तो अपभ्रंश मारेंगे, नहीं तो अवट मारेंगे, नहीं तो हिंदी मारेंगे, जो ने मर्जी तो ने मार के चले आएंगे। आ कहेंगे आई दादा गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ न होके एक खातिर अब एग्जाम नीति में देवरिया अम्बा बाबू बेहतर तरीके से बहुत बेहतर कंटेंट आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया जा रहा है। आप आएंगे 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखेंगे, स्वयं पता कर लेंगे, क्योंकि आप बड़ी बुद्धिमान होते हैं, हमको पता है, हम लोगों को सब पता है। पाली आया बाबू, पाली के जस्ट बाद प्राकृत आया। क्या आया? प्राकृत आया। और ये था 1 ईस्वी से ये चला। अब जो है कि नानक साहब के जो जन्मदिन था ना, उसी के समय से इसको चेंज किया गया ईसा पूर्व को, और ये इसका नाम पड़ गया क्या? ईस्वी। यानी कि 1 ईस्वी से लेकर के लगभग 500 ईस्वी तक कौन सा काल चला? ये प्राकृतिक काल चला। और इसी को मेरे भाई समझिएगा थोड़ा, जब भी ये पॉइंट मैं पढ़ाता हूं तो मैं ये भी बताता हूं कि ये जैन साहित्य की भाषा थी। और 24वें तीर्थक जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी जी, ठीक है ना। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और हम इस ट्रिक को कैसे बताते हैं कि जो ऋषभ पंत है ना, टेस्ट मैच में जब आया तो T20 खेलना स्टार्ट कर दिया। यानी कि सबसे पहले टेस्ट मैच को T20 ऋषभ पंत ने बनाया। तो ऋषभ देव जो थे, इसके पहले कौन थे? प्रवर्तक थे जैन धर्म के, ठीक है ना। तो ये प्राकृत, इसमें भी बहुत सारे अथकथ प्रयासों से जो 24 के 24 तीर्थक थे अपनी भाषाओं को क्या किए? प्रचार प्रसार करने का कार्य किए। इसके बाद संस्कृत, पाली, पाली के बाद प्राकृत, इसके जस्ट बाद बाबू आया क्या आपका? अपभ्रंश आया। क्या आया? अपभ्रंश। अभी हम हिंदी पर लाके आपको छोड़ देंगे। अपभ्रंश बाबू, जब अपभ्रंश आया, अपभ्रंश का मतलब यह होता है कि बिखरा हुआ, टूटा हुआ। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सारी भाषाओं का विकास होने लगा। कब? 500 ईस्वी के बाद के, 500 ईस्वी से लगभग मान लीजिए 800 ईस्वी तक, 800 ईस्वी तक ये जो 300 वर्ष का काल था ना बाबू, कितने वर्ष का? 300 वर्ष का जो काल था, इसमें बहुत उठपटा, मतलब कि उठक पाठक देखने को मिला कि किस भाषाओं को अपनाया जाए। क्योंकि भारत जो है अखंड भारत था, अपने आप में भारत बहुत बड़ा था। तो कहते हैं ना कि जगह जगह पर जिस प्रकार से पानी बदलता है, उसी प्रकार से जगह जगह पर भाषा बदलती है और बोली बदलती है। अब भाषा क्या होता है, राष्ट्रीय भाषा क्या होता है, राजकीय भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है, वो भी अभी बताने वाले हैं, थोड़ा सा देखिएगा। तो ये 300 ईस्वी तक क्या हुआ? अपभ्रंश का दौर चला। और इसी के अंतर्गत 5 प्रकार के अपभ्रंश का क्या हुआ? निर्माण हुआ। हालांकि ये अलग टॉपिक है, ये साहित्य का टॉपिक है अपभ्रंश वाला। अभी तो केवल मैं ये हिंदी को बता रहा हूं कि हिंदी आखिर कहां से कहां जब हम पहुंचे तो हिंदी आई। तो इसी के अंतर्गत मान लीजिए सौरसेनी अपभ्रंश आया, उसके बाद से मागधी अपभ्रंश आया, उसके बाद से अर्धमागधी आया, उसके बाद से आपका ये पहाड़ी अपभ्रंश आ गया,
फिर आपका लहदा 85 अपभ्रंश आ गया, ठीक है ना। तो ये उसके बाद से मराठी अपभ्रंश भी आया था, ठीक है। तो 7-8 अपभ्रंश जो है कि इस समय विकसित हुए थे। अब इस अपभ्रंश के जस्ट बाद बाबू क्या आया, अवहट आया एक, लगभग 100 वर्षों तक इसका काल चला था अवहट। और ये इसका काल था लगभग 900 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। कितना? 1000 ईस्वी तक इसको अवहट बोला गया। और इसको पेपर में पूछा जाता है मेरे भाई, इसको परिनिष्ठित भाषा भी बोलते हैं। यानी कि पूछ देगा, अगर मान लीजिए ऑप्शन में ये चारों दे दिया, ठीक, और पूछा कि परिनिष्ठित भाषा के नाम से किस भाषा को जाना जाता है, तो ऑप्शन देगा संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अवहट। तो तू नहीं जानता रहो तो पलियो मरब, संस्कृतो मार सकेला, दिल रही में कौन ना तो मुंह बना के ओ मरब, आ नहीं तो लगेगा 4 गो अंगुली काटे वाला कंसेप्ट हो जाए गड़बड़, आ तुहार खेला हो जाए डिस्टर्ब। तो इसको एक पहले पूरा वीडियो के देखो, ओकर बाद बताइयो कि जौन हिंदी बा कौन चीज अगर पहले भइल का मैटर तैयार भइल तब जाके हिंदी आयल। तो देख लो बढ़िया से, मनोयोग से सुनने का प्रयास करिएगा, मनोयोग से पढ़ने का प्रयास करिएगा, कुछ भी करिएगा मनोयोग से करिएगा, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी यार, परसों मिलेगी, लेकिन मनोयोग यानी कि मन के साथ योग होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों। और आया, अब आ गया भाई साहब हिंदी, हिंदी आया हो कब, लगभग 1000 जो है ईस्वी लिखल बानी। तो यही हम के बताई बाबू कि यही जाइल कौन चीज, यही जैसे हिंदी के शुरुआत हुई, हिंदी का यहीं पर शुरुआत हुआ। और मेरे बाबू इस हिंदी को ना, इस हिंदी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इस हिंदी को यानी कि मान लीजिए 2024 चल रहा है और 1000 से आया हुआ है, तो इसके दरमियान देखा जाए तो लगभग 1100-1200 वर्ष हो गया ना। तो इसको काल के रूप में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। थोड़ा सा इसको मिटाएंगे क्योंकि आप पीछे कर लीजिएगा, जब इस कंटेंट को देखना होगा तो मिटाना पड़ेगा, इसलिए समझाना पड़ेगा कुछ चीजें। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो लगभग 1000 ईस्वी में बाबू हिंदी आया, ठीक है ना। और ये एक तरह से इसी को बोला गया पुरानी हिंदी। क्या बोला गया, पुरानी हिंदी। और इसको आप बोल सकते हैं आदिकाल, हिंदी का आदिकाल। और ये कब तक चला, ये चला 1000 से लेकर के 1500 ईस्वी तक, ठीक है ना। ये पुरानी हिंदी के रूप में जाना जाता है, आदिकाल के रूप में जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल भैया जो नई बस्ती है कि हम आए के बटना 4 भाग में, ठीक ना। तो वो साहित्य की चीज है, तो हम बताए नहीं, लेकिन सुन लो। 1928 ईस्वी में उन्होंने जो है कि उन्होंने लिखा एक किताब जो है कि बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से लिखा, और उसका नाम रखा हिंदी भाषा का विकास, ठीक है ना। तो वे जो बाकी वो में कहानी बाटे, थोड़ा सा चर्चा बस करो, बताए नहीं। तो उमें एगो विनोद नाम के आदमी रहे पटदार उनको। तो जब पटदार से गोल मिठाई बटाए कि हमार लइकवा कुछ कैले बा, आ ओकर खातिर एलो मिठाई खाला, तू करे का कैले बा। तो फिर जो है कि उसको बताया गया भाई कि ये काम हुआ है, इसके लिए मिठाई बटा है। तो वो गए रामचंद्र शुक्ल के पास, विनोद जी, कहे बाबू तू का कैलो है, जौन बाकी काय कहती हिंदी के विकास नाम रखल, लिखिए उसको हिंदी भाषा का इतिहास। तो वही रामचंद्र शुक्ल को भी लगा, हाँ सही बात है। साइकिल चलावत चल गए ना बनारस, हिंदी प्रचारणी सभा, तो वही का नाम बदलो। तो हिंदी भाषा के विकास से का भइलू, हिंदी भाषा का इतिहास। और उसी इतिहास को उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको भी गाथा काल, आदिकाल के नाम से जाना जाता है पहले काल को, उसके बाद से भक्ति काल, उसके बाद से आपका क्या आधुनिक काल, मतलब हिंदी का मध्य काल, उसके बाद से आधुनिक काल। 4 भागों में डिवाइड किया है। और भक्ति काल को भी 4 भागों में बांटा गया है, जैसे ज्ञानवासरी काल हो गया, उसके बाद से सूफी संत हो गया, कृष्ण भक्ति शाखा हो गया, और राम भक्ति शाखा यानी कि रामाश्रय काल हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, और ये मैं पढ़ाया हुआ था, और ये इसमें से क्वेश्चन भी पुटअप किए गए थे।
और इसके बाद से आया मध्यकाल, हिंदी का मध्यकाल। कोई भी चीज जब पूरा होता है ना तो उसका बीच अवश्य होता है, तो वही है मध्यकाल। ये हुआ 1500 ईस्वी से लगभग 1800, यहां पर लिखते हैं 1800 ईस्वी के दरमियान काल को क्या कहा गया? मध्यकाल, हिंदी के। ठीक है ना। उसके बाद से ये पहला चीज था, ये दूसरा भाग है, और इसका तीसरा भाग है जिसको आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। किस काल से? आधुनिक, आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। और ये है आपका 1800 से लेकर के 1800 ईस्वी से लेकर के अब तक। ये था हिंदी का थोड़ा बहुत सामान्य परिचय कि हिंदी के पहले कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, हिंदी आखिर में किस भाषा का शब्द है। हिंदी खुद स्वयं जो है कि अपने भाषा का शब्द न होकर के फारसी भाषा का शब्द है। आइए थोड़ा और चीजों पे प्रकाश डालने का कार्य करते हैं और समझते हैं कि इसी के अंतर्गत एक आता है बोली। बोली आता है बाबू, ठीक है ना। एक आता है राष्ट्रभाषा। कौन सी? राष्ट्रभाषा आता है बाबू। और एक आता है राजभाषा। क्या आता है? राजभाषा। बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन तीनों चीजों का जमीन आसमान का अंतर है। बोली किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? राजकीय भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। राजकीय भाषा, चलिए इसको राजकीय कर देते हैं, राजकीय भाषा। थोड़ा सा समझिएगा, बोली उसे कहते हैं ना जो एक सीमित क्षेत्र, निश्चित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। और बोली का एक क्षेत्र निश्चित होता है, सीमित होता है, यानी कि आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के रेंज में कुछ और बोली बोली जाएगी, और थोड़ा सा उसको क्रॉस करेंगे, मान लीजिए किसी गांव में कोई बोली बोली जाती है, किसी जिले में, बगल वाले जिले में किसी और हिसाब से बोली बोली। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग देवरिया में कैसे बोलते हैं, और क्या हालचाल है बताइए, अच्छे हैं। यही जब गोरखपुर जाते हैं, और हो बताओ क्या हालचाल है, तो है ठीक है, वह काम धाम बढ़िया चला था। सुल्तानपुर चले गए तो इसको अपने हिसाब में आदमी बोलता है, तो ये बोली कहलाता है, यानी कि ये बदलता रहता है। ठीक बाबू, अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य हम मानते हैं कि हिंदी को, देखिए अब 6000 जो है कि पूरे विश्व में भाषाएं हैं, 6000 भाषा बोला जाता है पूरे विश्व में। और समझ लीजिएगा, हिंदी जो है ना अपने आप में टेक्निकल भाषा है। कौन सी भाषा है? टेक्निकल भाषा है मेरे साथियों, एकदम टेक्निकल है, और सभी भाषाओं से एकदम डिफरेंट भाषा है। कहे ना जी कि रस छंद अलंकार दुख सुख घर परिवार सबकी भाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है ना। हिंदी को अगर आप समझते हैं, हिंदी को अगर आप जानते हैं, हिंदी के बारे में थोड़ा सा भी आप समझने का अगर प्रयास करते हैं, तो आपको कह तो रहे मोहब्बत हो जाएगा हिंदी से। आइए मोहब्बत के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। ये 6000 भाषाओं में से ये जो भारत में बोली जाती है बाबू हिंदी, ये हिंदी जो है ना वैज्ञानिक भाषा है, पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। और आप सोचिएगा कैसे सर जी, तो बताते हैं आपको। पानी है और एक जल है, ठीक है ना। इस जल का मतलब क्या होता है और पानी का है, बताइए ना, आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए क्या होता है। आप कहेंगे कि पानी और जल क्या होता है? एक जैसा होता है ना। यही हिंदी है यही टेक्निकल है, यही वैज्ञानिकता है हिंदी की, यही पहचान है, और यही रस है, और यही अलंकार है, यही हिंदी है। आइए, ये जो पानी है ना बाबू, इसको देखिए, पानी का अर्थ यह होता है ना, इसको अपवित्र माना गया है। पानी तो होता है, ठीक है, अपवित्र। और ये होता है पवित्र, पवित्र होता है, ठीक है बाबू। अब के तरह से अपवित्र अपवित्र बोला था नहीं, देखो देखिए,
किसी भी जल का, कहा जाता है ना कि बहते जल का जो पानी होता है ना स्वच्छ होता है, इसीलिए आप जीवन में भी जल से सीख सकते हैं। जो नदियों का जल होता है वो बहते बहते समुद्र में जाकर के गिरता है, ठीक है ना। यानी कि जब पवित्र, अगर किसी भी पानी को किसी पात्र में, किसी जार में हम रख देते हैं और उसका सदुपयोग करने लगते हैं, पीने लगते हैं, उसका आस्वादन करने लगते हैं, वो कहलाता है भाई साहब जल। लेकिन जो ठहरा हुआ पानी होता है, जैसे मान लीजिए कोई गंदा ही पानी है, चाहे अगर किसी के यहाँ देखते हैं ना कि देहांत हो जाता है तो उसको लोग क्या कहते हैं कि पानी देवे के बाद पितरपक वगैरह कुछ ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पानी का प्रयोग अपवित्रता के लिए और पवित्र के लिए जल का प्रयोग करते हैं। बोलिए पूरा का पूरा वैज्ञानिक भाषा है कि नहीं है? समझ में आया क्या? चलिए इस कंसेप्ट को आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो राष्ट्रभाषा, मुझे बड़ा दुख होता है, हालांकि आपको पता होगा कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को मनाया जाता है। लेकिन मेरे साथियों, हिंदी जो है ना राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है ना। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कहा गया कि 70, देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना बाबू, उसमें लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी को बोलने वाले थे। 70 करोड़। और 1 अरब 20 करोड़ की जनसंख्या में 70 करोड़ लोग क्या बोलते थे? हिंदी। तो ये कहा गया कि संविधान में इसको कर दिया जाता है क्या? राष्ट्रीय भाषा हिंदी होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो हम सब लोग जो है कि अपने अपने राज्य के स्तर की भाषा का प्रयोग करेंगे, नहीं तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा न दिया जाए। ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्य की ही बात है कि जिसमें 70 करोड़ लोग अगर हिंदी को बोलते हैं और वहां पर मैक्सिमम लोग भी बोलते हैं, उसी को राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है, लेकिन दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। हिंदी जो है राजकाज की भाषा है, कानूनी भाषा है, ये कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? अधिकांश, यानी कि किसी देश की अधिकांश जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग करने लगे उसी को कहते हैं क्या? राष्ट्रीय भाषा। तो ऐसा तो है भारत में, लेकिन हिंदी प्रयोग किया जाता है अधिक, लेकिन इसको दर्जा नहीं दिया गया। ठीक। राजकीय भाषा किसे कहते हैं? किसी भी राज्य की कानूनी भाषा, राजकाज की भाषा को क्या कहते हैं? राजकीय भाषा कहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से और आगे बढ़ते हैं तो आते हैं थोड़ा सा हम लोग संविधान के अंतर्गत, और उसमें समझते हैं कि भाषा का क्या प्रारूप तैयार किया गया है, क्या उसका परिप्रेक्ष्य और सापेक्ष क्या है, मतलब क्या है, वो चीज जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब संविधान मूल रूप से तैयार हुआ था तो उसमें 14 जो है कि भाग था और 14 ही भाषाएं थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में इसमें 25 भाग है, और उसी 25 भाग के 17वें भाग में राजभाषा आयोग का चर्चा हुआ है। राजभाषा आयोग राजभाषा आयोग का चर्चा हुआ है। और ये अनुच्छेद जो है बाबू, ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है, जान लीजिएगा। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाषा का चर्चा किस भाग में सम्मिलित है, किस में किया गया है? तो भाग 17 में किया गया है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 343 से 343 से
51 जो अनुच्छेद है इसमें भाषा के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है ना। 7 जून 1955 में 7 जून 1955 में जो 43 है अनुच्छेद नंबर 300, इसी के बारे में चर्चा किया गया है कि किसी भी देश की जो राजभाषा होगी वो 343 में ही क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर, अब तिलक नहीं क्या कहेंगे, खेर, बाल गंगाधर खेर नाम था उनका। 1955 ईस्वी में क्या हुआ, इस 343 अनुच्छेद के अंतर्गत किसका चर्चा हुआ? राजभाषा आयोग का चर्चा हुआ। 44 में क्या किया गया, इसको किस तरीके से आम जनमानस के पास पहुंचाया जाए, यानी कि इसका प्रचार प्रसार। 44 हो गया। 45, 46, 47 के यही है कि सभी भाषाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक राज्य से अधिकांश राज्य में किस तरीके से इसको विकासशील बनाया जाए, उसके बारे में चर्चा किया गया। 348 और 49 में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा क्या होगी। उसी के अंतर्गत जो अनुच्छेद आपका 120 है, अनुच्छेद 120 जो है, इसमें संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का चर्चा है, संसद में। ठीक है ना। और अनुच्छेद जो बाबू, अनुच्छेद 210 जो है, इसमें विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, विधान मंडल। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये हिंदी के अंतर्गत क्वेश्चन बन जाया करता है। और 50 और 51 यह है कि अपने भाषा का, अपने लैंग्वेज का प्रचार प्रसार समुचित देश में किस प्रकार से, किस समायोजन से करना है, इसके बारे में बताया गया है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो आप सबके लिए महत्वपूर्ण हो सकती थी, उसको हमने बताने का कार्य किया है और अच्छे तरीके से जो है कि समझाने का कार्य किया गया है। ठीक है। अब मैं समझ सकता हूं कि किसी भी भाषा को समझने के लिए आपके पास जोश और जुनून होना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज को। और देखिए, अगर एक चीज और कंसेप्ट है वो भी बता देते हैं लगे हाथ। ये एक कंसेप्ट ये है बाबू कि इसको मिटाते हैं फिर आपको बताते हैं। अगर कहेगा कि विश्व में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो पहले नंबर पर आती है क्या? अंग्रेजी। ठीक है। दूसरे नंबर पर बाबू बोला जाता है क्या? चीनी भाषा, मतलब कि मंदारिन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। तीसरे नंबर पर सबसे अधिक हमारी भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा? हिंदी। ठीक है ना। इस तरीके से अगर बात किया जाएगा भारत में, तो भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। उसके बाद से आप कह सकते हैं कि हिंदी तो सबसे अधिक बोला जाता है, उसके बाद से आपका बांग्ला है, मराठी है, ये सब भाषाएं भी इसके अंतर्गत पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आया करती हैं। आपसे ये चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसको मैं आपको बताया हूँ। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के बीच मैं जो है कि प्रस्तुत करने का कार्य किया है और बेहतर तरीके से समझाने का भी प्रयास किया है। ठीक है ना। और 14 सितंबर को जो है कि भाषा को हिंदी भाषा के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसको आप याद रखेंगे। अगर कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। 21 फरवरी को कौन सी भाषा है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उसके बाद से आपका जो 10 जनवरी है, 10 जनवरी
10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये सब सारी चीजें एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है आप लोगों के बीच जो सामान्य परिचय था हिंदी का, कि हिंदी आखिर किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार हुआ, किस प्रकार से हिंदी हमारे बीच आई, उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। और एक चीज़ और थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँ यहीं पर तो और अच्छा रहेगा। जैसे मानिए लिपि है, मान लीजिए देवनागरी लिपि, ठीक, खरोष्टी लिपि, लगे हाथ इसको भी समझते हैं। देखिए लिपि किसे कहते हैं? लिपि जो है ना, इंग्लिश शब्द से लिप्स जो होता है, लिप्स मीन्स होता है ऊंट, उसी से इसका निर्माण हुआ है लिपि का। और बोलने के तरीके को, ढंग को, स्टाइल को, या फिर किसी भी भाषा को जो हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं उसके तरीके को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हिंदी की जो लिपि है बाबू, कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि का प्रचलन कहां से हुआ? तो ये हुआ है बाबू गुजरात से। गुजरात जो भारत में एक राज्य है, वहां पर एक जाति रहती थी, ब्राह्मण जाति, जिस जाति को बोला जाता था देवनागर। देवनागर जाति थी, उसी के द्वारा इस देवनागरी लिपि का प्रचलन किया गया है, यानी कि उत्पत्ति किया गया है। और ये देवनागरी लिपि को ताड़ के पत्ते पर लिखा जाता था, पर लिखा जाता था। ताड़ के पत्ते पर लिखा जाता था, किसको? देवनागरी लिपि को। ठीक है, आइए थोड़ा और इसको देखिए कहां से लिखा जाता है। इसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, किसको? देवनागरी लिपि को पूछ लिया जाता है। आइए बात करते हैं खरोष्टी लिपि। खरोष्ट यानी कि जो गधा है ना, गधे की खाल पर इस लिपि को लिखा जाता था। किस लिपि को? खरोष्टी लिपि को। और इसको ताड़ के पत्ते पर लिखा जाता था। इसीलिए जो उसका गधे का जो खाल है ना, उस पर लिखा जाता था, किसको? खरोष्टी लिपि को। सभी लिपियों की जननी की बात किया जाएगा तो वो क्या होता है? ब्राह्मी लिपि होता है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से सामान्य हिंदी का जो परिचय था आप लोगों के बीच मैं प्रस्तुतिकरण करने का कार्य किया। मेरे साथियों, अगर आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट है, समझाने का जो तरीका था, अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार अवश्य लाइक करिएगा और प्यारा सा एक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो मेरे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ही सजग और जागरूकता के साथ अभी भी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। तो बस मेरे साथियों, जय हिंद।